अनदर डे अनदर लीजन इन द हाउस। इंटेल कह रहे थे भैया ज्यादा कर रहे हो आप, कुछ AMD वाला मसाला लेके आओ। तो भाई AMD वाला लीजन प्रो 5i ले आए हैं। वैसे हाँ, लीजन 5 का रिव्यू अभी हमने थोड़े दिन पहले करा था, और ये प्रो 5 और प्रो 7i इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं सारी वीडियोस में हम थोड़ा थोड़ा बता के चल रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है ना बाइंग चॉइस बनाने से पहले, तो मल्टीपल वीडियोस देख लेना। एंड ये वाला जो लीजन है इसके अंदर AMD Ryzen 9 9955HX विद RTX 5060 है, एंड ये भी 1.85 लाख के आसपास है। एंड जो इंटेल कोर अल्ट्रा 7 के साथ आता है वो भी 1.85 लाख के आसपास है। तो आपको AMD वाले के लिए जाना चाहिए, इंटेल वाले के लिए वो वाली चीज भी कवर कर लेंगे इसके अंदर। बाकी फैन बॉयज का मैं कुछ नहीं कर सकता, जिसको जिस ब्रांड के लिए जाना है खुद जाओ। और मैं फटाफट से लैपटॉप की बात शुरू करता हूं, इतने तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। अब लैपटॉप पे जंप मारने से पहले थोड़ी सी लीजन की अगर हायरार्की समझाऊं तो सबसे ऊपर तो प्रो 7 आता है। वैसे तो 9 भी आता है, लेकिन 9 अभी इंडिया में लॉन्च हुआ नहीं, वो 3D डिस्प्ले वाला। मैंने सुना है जनवरी फरवरी तक आ जाएगा। फिर उसके नीचे 7 और उसके नीचे 5। अभी इंडिया में 7 रिलीज नहीं हुआ। लीजन 5 हम कर चुके हैं, और प्रो 5i इंटेल हो चुका है, ये AMD वाला है। और प्रो 7i भी है चैनल पे, जिसके अंदर अल्ट्रा 9 5080 है। और इनकी जो सीरीज है ना, इनकी ऑफरिंग्स बहुत डिफरेंट है। जितना बड़ा नंबर जिसके आगे प्रो लग गया वो प्रो यूजर्स को टारगेट करता है। फिर उसके अंदर स्पेक्स भी हो गए और प्राइसिंग भी हो गई। हल्के में तो इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। थोड़ा सा चैट GPT वगैरह का भी सर खा लेना। और हाँ, पोर्ट्स, डिजाइन, कीबोर्ड, डिस्प्ले सारा कुछ प्रो 5i की दूसरी वाली वीडियो के अंदर है। इसके अंदर सीधा मेन मुद्दे की बात करते हैं, फालतू वीडियो को लंबा नहीं करते, तकनीकी बातें कर लेते हैं। AMD Ryzen 9 9955HX प्रोसेसर है, जो हमारा 16 कोर 32 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर हो गया। 32 GB डुअल चैनल में रैम है, DDR5 5600 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली। RTX 5060 जो 8 GB VRAM GPU है विद 115 वॉट ऑफ TGP। 1 TB Gen 4 SSD मिलती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड बढ़िया है। 2 स्लॉट्स मिलते हैं, एक 2242 जो छोटे वाला होता है, और एक 2280। तो फ्यूचर में अपग्रेड करना आसानी रहेगी। कनेक्टिविटी में Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4 और Lenovo की AI चिप जो कि LA1 एंड LA3 वो आपको इस लैपटॉप में मिलेंगे। बेसिकली सिनेरियो डिटेक्शन वगैरह होता है कि आप कैसे लैपटॉप को यूज कर रहे हो, क्या टास्क कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग CPU GPU को पावर डिवाइड हो जाती है, जिससे आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिले। AI चिप से खुद कुछ नहीं करवा सकते, जो वो करेंगी खुद करेंगी। उससे क्या होगा वो भी आपको पता नहीं लगेगा। और साथ में MS Office 2024 आप ले सकते हो। 2000 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ते हैं जब भी आप Lenovo की वेबसाइट से बाय करो। और साथ में 3 मंथ्स का Xbox गेम पास अल्टीमेट भी, जिसके अंदर डे 1 पे लैपटॉप पे अगर ऐसा लैपटॉप लोगे तो गेमिंग तो हो ही जाएगी, वरना क्लाउड गेमिंग किसी भी डिवाइस पे आप कर पाओगे। वैसे क्लाउड गेमिंग की वीडियो बना रखी है डेडिकेटेड, वो देख लेना एक बार। और फर्दर जंप करने से पहले CPU को अगर आप कंपेटिटिव CPU से कंपेयर करोगे ना, तो भाई इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। ये Cinebench R23 स्कोर्स का ग्राफ है। अगर अल्ट्रा 7 से कंपेयर करते हैं, जो दूसरा लीजन प्रो 5i हम कर चुके हैं, उससे बेटर है मल्टी कोर के अंदर। सिंगल कोर ऑलमोस्ट सिमिलर है। एंड अगर अल्ट्रा 9 से आप कंपेयर करते हो ना, तो भी मल्टी कोर में सिर्फ 3% का डिफरेंस है। एंड कंपेटिटिव GPUs अगर आपका देखने का मन है, जो मार्केट में ऑलरेडी 40 सीरीज भी है, 5060 115 वॉट स्पेसिफिकली लीजन में काफी बढ़िया परफॉर्म करता है। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे डायरेक्टली 4070 से, तो आइडेंटिकल परफॉर्मेंसेस है। बाकी अदर GPUs हैं, वीडियो पॉज करके देख लो। जितनी चीनी उतनी चाय मीठी भाई साहब। एंड अब बेंचमार्क्स की बात कर लेते हैं। Cinebench R23 में बढ़िया 35,000 प्लस मल्टी कोर एंड 2000 प्लस सिंगल कोर। Cinebench 2024 के नंबर भी आप देख सकते हो। Geekbench 6 के नंबर ये रहे मल्टी कोर सिंगल कोर के। तो भाई प्रोसेसर लैपटॉप के हिसाब से फ्लैगशिप है। जितने भी CPU इंटेंसिव टास्क हो गए, चाहे वो किसी भी लेवल की कोडिंग हो गई या म्यूजिक प्रोडक्शन वगैरह के टास्क हो गए, आराम से इस लैपटॉप पे आप कर पाओगे। अब AI की अगर बात करते हैं तो Geekbench 6 का AI वाला बेंचमार्क आप देख सकते हो। नंबर तहलका, क्योंकि हमने GPU पे निकाले थे। DeepSeek R1 का 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया यूजिंग LM Studio। ये रहा प्रॉम्प्ट जो हम डालते हैं, ये हमारी पर्सनल टेस्टिंग है, वरना दुनिया भर के मॉडल्स हैं भाई मार्केट में। और हमारा रिजल्ट 7 मिनट्स 13 सेकंड्स में निकल गया है। टोकन इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हो। इंटेल वाले वेरिएंट से मैं कंपेयर करके देख रहा था, उसमें 8 मिनट्स 40 सेकंड्स लगे थे। तो यहाँ पे CPU मल्टी कोर में बेटर है, बिकॉज इस वाले सिनेरियो में ना CPU GPU RAM तीनों यूज होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला लैपटॉप बेटर परफॉर्म कर पा रहा है। और उसके अलावा अगर आप डेटा साइंस वाले स्टूडेंट हो, ये वाला लैपटॉप आराम से आपको कोई दिक्कत नहीं आने देगा। एंड कमिंग ऑन टू 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग, जिसके अंदर 3600 प्लस ब्लेंडर बेंचमार्क में निकल गया, जो कि अच्छा खासा स्कोर है। BMW का रेंडर निकाला, 20 सेकंड्स में आउटपुट निकल के आ गया। तो अगर आपको कोई भी 3D मॉडलिंग रेंडरिंग वाले टास्क करने हैं या गेम डेवलपमेंट वगैरह करनी है, इस लैपटॉप पे आराम से कर पाओगे। एक तो 32 GB रैम है और 5068 GB भी अच्छा खासा कैपेबल GPU है। मतलब काम सारे हो जाते हैं। बाकी तो फिर वो जितना बड़ा ग्राफिक्स कार्ड, जितना बड़ा सिस्टम, PC बिल्ड कर लो। रैम SSD बहुत सस्ती चल रही है। और एडिटिंग एंड डिजाइनिंग के लिए PZ Bench for Premiere Pro 10,000 प्लस, आफ्टर इफेक्ट्स 11,000 प्लस, DaVinci Resolve 9800 प्लस एंड फोटोशॉप में भी 10,000 प्लस। किसी भी लेवल की फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, आफ्टर इफेक्ट्स चलाना है, इलस्ट्रेटर चलाना है, आराम से इस लैपटॉप में मक्खन काम करेगा भाई। एंड ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस के लिए 3D Mark Time Spy के नंबर्स आप देख सकते हो, जिसमें CPU एंड ओवरऑल स्कोर भी निकल के आता है। और Geekbench 6 का OpenCL स्कोर 1,20,000 प्लस। VR Mark का बेंचमार्क भी निकाला था, 15,500 के आसपास आ गया था।
था। एंड ये जितने भी बेंचमार्क्स हैं, अगर आप कंपेयर करना चाहते हो दूसरे लैपटॉप से जो हमने रिव्यू कर रखे हैं, हमारे सारी वीडियोस मिल जाएंगे। हायर इज बेटर। बाकी सीपीयू जीपीयू तो मैं कंपेयर करके आपको दिखाई देता हूं। एंड एक्सट्रीम टेस्टिंग तो बनती है भाई। हमने 1 घंटे के लिए प्राइम 95 चलाया था, 88 डिग्री तक मैक्सिमम टेंपरेचर गए और 83 का एवरेज है। क्लॉक स्पीड भी ज्यादा नहीं गिरी, 4.9 3.6 तक आ गया। एंड सीपीयू मैक्सिमम 128 वॉट तक गया था और 120 वॉट का एवरेज मेंटेन कर गया। जितना वॉटेज ये पुश कर रहा है सबसे थर्मल सही मेंटेन कर रहा है। और यहीं पे अगर आप जीपीयू देखते हो तो उसका सेम हाल है जैसे इंटेल वाले में था, 70 डिग्री के आसपास एवरेज टेंपरेचर और 114-115 वॉट तक चला गया था। एंड यहीं पे साइड बाय साइड अगर इंटेल कोर अल्ट्रा 7 आप देखो तो उसका 106 डिग्री तक टेंपरेचर गया था, जस्ट बिकॉज 188 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा था और 135 वॉट का एवरेज मेंटेन कर रहा था। तो भाई इंटेल गर्मी करता है, AMD पावर एफिशिएंट है तो ज्यादा टेंपरेचर्स हाई नहीं जाते। एंड इवन इसका इंपैक्ट बैटरी पे भी आता है। तो AMD हमारा पावर एफिशिएंट सीपीयू है और पावर एफिशिएंसी के साथ साथ कम वॉटेज पे बेटर परफॉर्मेंस भी तो दे रहा है। एंड अब बात कर लेते हैं गेमिंग की। तो पहले तो मैं कंपेयर करके देख रहा था साइड बाय साइड। भाई यहाँ पे AMD वाले वेरिएंट में हाई सेटिंग्स पे वैलोरेंट पे ज्यादा बेटर FPS मिल रहे हैं ऑन द सेम रेजोल्यूशन। और ये हमारा सीपीयू इंटेंसिव गेम है और सीपीयू तो हमें पहले ही पता लग गया था कि इसका बेटर है। और अगर जीपीयू इंटेंसिव गेम्स की बात करते हैं, जैसे साइबरपंक टेस्ट किया, फेवर क्वालिटी पे सेम रेजोल्यूशन, DLSS ऑफ पे सिमिलर परफॉर्मेंस, फ्रेम जनरेशन लगाया, थोड़ा बहुत 1-2 FPS ऊपर नीचे हो सकते हैं, सिमिलर परफॉर्मेंस। एलन वेक 2 भी टेस्ट किया था, यहाँ पे भी सिमिलर परफॉर्मेंस आ रही थी, 1-2-4 FPS ऊपर नीचे हो सकते हैं सिनेरियोस के हिसाब से। एंड अगर आप रे ट्रेसिंग वगैरह भी लगा दो या फ्रेम जनरेशन वगैरह भी लगा दो, सिमिलर ही परफॉर्मेंस निकल के आती है जहां पे भी जीपीयू इंटेंसिव गेम्स होते हैं। एंड स्टैंड अलोन गेमिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं। CS2 आराम से हमारे को 150-160 एवरेज FPS दे रहा है यहाँ पे, यानी कि मक्खन गेम प्ले हो जाएगा। और ये 1600p है, ज्यादा FPS निकालना है तो भाई रेजोल्यूशन सेटिंग सब कम कर सकते हो। हमारे क्राइटेरिया तो वैसे ही करते हैं ताकि आप कंपेयर वगैरह कर पाओ। फिर एल्डन रिंग 60 FPS लॉक्ड गेम है, मैक्सिमम सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं और इसके अंदर एवरेज 60 FPS मिल जाते हैं। और गेमिंग में अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे सीपीयू टेंपरेचर्स हायर साइड जाते हैं, 90 के आसपास तक जाते हैं। बट ऐसा कोई थ्रॉटलिंग का इशू नहीं है क्योंकि क्लॉक स्पीड्स वगैरह आप देख सकते हो। एंड फिर आ गया GTA 5 एनहांस्ड एडिशन, इसमें प्रीसेट मैक्सिमम रे ट्रेसिंग रखा था और आराम से 50-55 FPS हो गए थे। 1600p है भाई, भूलना मत। अदर लैपटॉप से कंपेयर करो तो रेजोल्यूशन का खास ध्यान रखना। फिर कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन आ गया, एवरेज 60-70 FPS आराम से मिल जाता है 1600p एक्सट्रीम सेटिंग्स में। अगर ज्यादा FPS निकालने तो रेजोल्यूशन और सेटिंग्स आप चाहो तो कम कर सकते हो। देन RDR2 फेवर क्वालिटी जो हाईएस्ट सेटिंग है हमारी, उसमें आपको 70-80 FPS मिल जाएंगे दोनों सिनेरियोज में। DLSS ऑफ एंड ऑन क्वालिटी तो बढ़िया मक्खन प्ले वाले FPS मिल जाएंगे। साइबरपंक में अल्ट्रा सेटिंग्स में वही 50-60 में जैसे होता है 60 FPS नॉर्मली, और फ्रेम जनरेशन लगा के 100+। और वहीं पे रे ट्रेसिंग अल्ट्रा लगाते हैं तो रॉ परफॉर्मेंस प्लेबल नहीं होती, बट वो ये फ्रेम जनरेशन लगा के तो आपको अच्छे FPS मिल ही जाएंगे। और ये 2x फ्रेम जनरेशन है, काफी बार बता चुका हूं। मल्टी फ्रेम जनरेशन जिसमें बहुत कम FPS मिलता है उसमें हम टेस्ट करते हैं, आगे दिखाता हूं। फिर हॉगवर्ट्स लेगेसी अल्ट्रा सेटिंग्स, रॉ परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी प्लेबल है, 40 एवरेज FPS, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के तो भैया 100 के आसपास ही आ रहे थे। असासिन्स क्रीड शैडोज रॉ परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज ये अल्ट्रा हाई सेटिंग्स है, रे ट्रेसिंग भी वेरी हाई है और 1600p है तो 50-60 से उठा नहीं पाता, तो आपको फ्रेम जनरेशन लगानी पड़ेगी अगर इस सेटिंग्स पे खेलना है। द लास्ट ऑफ अस 2 वेरी हाई सेटिंग्स, DLSS ऑफ पे भी अच्छे FPS है 50 के आसपास, और फ्रेम जनरेशन लगा के तो डबल हो ही जाते हैं हमारे 100 के आसपास। देन होराइजन फॉरबिडन वेस्ट वेरी हाई सेटिंग्स पे 50 एवरेज FPS, DLSS ऑफ पे, और इसमें फ्रेम जनरेशन लगा के ना कभी-कभी इतने अच्छे FPS आ नहीं पाते, मतलब 10 FPS ही बढ़ रहे थे। और गोस्ट ऑफ सुशीमा रॉ परफॉर्मेंस 50-60 FPS और फ्रेम जनरेशन लगा के यूजुअली हमारे को 100 के आसपास तक मिल जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं आ रहे थे। एंड स्पाइडरमैन 2 वेरी हाई सेटिंग्स पे रॉ परफॉर्मेंस 40 एवरेज FPS और फ्रेम जनरेशन लगा के 70-80 के आसपास प्लेबल है, मतलब बढ़िया रहता है। लेकिन वहीं पे जैसे रे ट्रेसिंग वेरी हाई करते हैं ना तो ये गेम बहुत डिमांडिंग हो जाता है, मतलब फ्रेम जनरेशन पे भी अच्छे FPS नहीं आ रहे थे, दोनों केसेस में सिमिलर से ही आ रहे थे FPS। और हेलब्लेड 2 रॉ परफॉर्मेंस तो भाई बिल्कुल ही खत्म, फ्रेम जनरेशन लगा के एकदम बढ़िया 50-60 FPS वाला मामला हो जाता है। एंड इसके अंदर मल्टी फ्रेम जनरेशन हम टेस्ट करते हैं बिकॉज बहुत डिमांडिंग है ना, और 1600p भी है भाई, 100-120 FPS दोनों सिनेरियोज में, लाइक 3x एंड 4x। देन ब्लैक मिथ वुकोंग सिनेमैटिक जो हाईएस्ट सेटिंग है 1600p पे देखो 50-60 नहीं खिलवा पाता, बट फ्रेम जनरेशन लगा के आपको 50 एवरेज FPS मिल जाएंगे। और वहीं पे अगर आप रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे करोगे ना तो दोनों सिनेरियोज इतने अच्छे प्लेबल नहीं रहते। अब जैसे ये डिमांडिंग गेम है तो मल्टी फ्रेम जनरेशन की परफॉर्मेंस आपको दिखाता है यहाँ पे 3x और 4x पे अच्छे खासे फ्रेम रेट बूस्ट हो गए, जिस पे रे ट्रेसिंग भी वेरी हाई है, बट इन गेम्स में मैं इतना रेकमेंड नहीं करता जस्ट बिकॉज ऑफ इनपुट लैग। एंड उसके बाद एलन वेक 2 हाई सेटिंग्स पे रॉ परफॉर्मेंस में ठीक ठाक FPS है, बट फ्रेम जनरेशन लगा के आपको 80-90 मिल जाते हैं और स्टोरी गेम्स में तो बढ़िया रहता है। और वहीं पे रे ट्रेसिंग अल्ट्रा लगाओगे तो भैया खत्म ही हो जाता है मामला। अगर इसी के अंदर मल्टी फ्रेम जनरेशन लगा दो जिसमें रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा ही है तो बड़े मक्खन FPS मिलते हैं और गेम स्मूथ फील होता भी है, AI जनरेटेड फ्रेम्स है ना। एंड लैपटॉप कुछ ऐसा गर्म नहीं होता, एक तो वैसे सर्दियां भी चल रही है, कीबोर्ड टेंपरेचर हमारे 28, 29, 30 के आसपास ही रहते हैं, तो मतलब हल्का हल्का सा वार्म सी फीलिंग देता है बस। एंड यस बैटरी का सवाल आ रहा होगा आपके माइंड में, हमें लगा था AMD हमारे को ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा, बट सिमिलर ही परफॉर्मेंस मिली जितनी इंटेल में थी, 2 to 2.5 आवर्स, क्योंकि 80 वॉट आवर बैटरी है इसके अंदर भी। तो अगर इंटेल और AMD को दोनों को साइड बाय साइड देखते हैं ना तो मल्टी कोर वाले जितने टास्क होंगे उसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा, CPU इंटेंसिव टास्क में बेटर परफॉर्मेंस देगा, CPU इंटेंसिव गेम्स में जैसे आपने वैलोरेंट में देखा उसमें भी बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। बट वैसे अगर आप ओवरऑल दोनों मशीनरीज को देखते हो तो इतना मेजर डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। अब कंपेयर कर लेते हैं कंपेरेटिव लैपटॉप से, इसी प्राइस पॉइंट पे हमारे को Acer Predator Helios Neo
16S मिल जाता है। ये बेसिकली स्लिम वाला प्रेडेटर है जिसका रिव्यू हमने कर रखा है। डिस्प्ले में डिफरेंस है, प्रेडेटर में 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, OLED है वैसे दोनों के अंदर, लेकिन लीजन के अंदर 165 हर्ट्ज मिलती है। और प्रोसेसर प्रेडेटर में अल्ट्रा 7 255HX है, लेकिन अगर वो लीजन के अल्ट्रा 7 से आप कंपेयर करोगे तो सेम परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि लीजन की चेसी बड़ी है और बेटर थर्मल्स है, तो आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। बट जीपीयू में 5070 मिल जाता है ऐसा प्रेडेटर में 115 वॉट एट द सेम प्राइस पॉइंट। और वहीं पर रैम का थोड़ा सैक्रिफाइस है, बिकॉज में 16GB मिलती है विद 1TB स्टोरेज। एंड जो सीपीयू की परफॉर्मेंस है वो पावर ड्रॉ पे मैटर करती है, क्योंकि प्रेडेटर में जो पावर ड्रॉ है वो कम है कंपेयर टू लीजन। लीजन भाई जाता है 135 वॉट तक। प्लस लीजन में हमारे को 24 जोन RGB कीबोर्ड मिलता है, प्रेडेटर में 4 जोन है। और बैटरी में लीजन 4 वॉट आर एक्स्ट्रा 80 वॉट आर है, प्रेडेटर में 76 वॉट आर। तो देखो दोनों का वेट सेम है 2.3 kg के आसपास। बस प्रेडेटर स्लिम जो है वो स्लिम फॉर्म फैक्टर के साथ आता है। अगर स्लिम फॉर्म फैक्टर ही चाहिए तो एक चॉइस बन सकता है, वरना डेफिनेटली लीजन के साथ आप जा सकते हो। इसका एक डायरेक्ट कंपटीशन Asus ROG Strix G16 भी बैठता है, जिसके अंदर हमारे को Intel Core Ultra 9 मिल जाता है। इसके अंदर Ryzen 9 है और सिमिलर परफॉर्मेंस है दोनों की। बिल्ड वाइज दोनों ही मेरे को बहुत बढ़िया लगते हैं। ROG में 4 जोन कीबोर्ड है, इसमें 24 जोन है। देख लेना RGB FPS आपको ज्यादा क्या पसंद आते हैं। एंड स्टिक्स के अंदर 16GB रैम है, सेम प्राइस पे ये 32GB रैम देता है। और अगर डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं तो स्टिक्स में IPS डिस्प्ले है बट 240 हर्ट्ज है, वहीं पे लीजन के अंदर OLED डिस्प्ले है लेकिन 165 हर्ट्ज है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी ई स्पोर्ट्स है, आपको ग्राइंड ज्यादा करना है, एकदम प्रोफेशनल लेवल पे खेलते हो, तो आप स्टिक्स चूज कर सकते हो। वरना OLED के स्वाद अगर चाहिए, बढ़िया कलर गैमट, एकदम बढ़िया डीप ब्लैक्स, तो लीजन ऑप्शन है। यहाँ पे मैं कहूंगा दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस, चाहे वो ब्रांड वाली हो चाहे वो यूज केस वाली हो। वैसे अगर आपको इसी प्राइस पे बेटर जीपीयू चाहिए ना, तो क्रॉसहेयर आता है 1.89 लाख में 5070 के साथ, जिसके अंदर कोर अल्ट्रा 7 255HX है। बिल्ड की अगर बात करूं तो लीजन की डेफिनेटली बेटर साइड है क्रॉसहेयर के कंपैरिजन में। क्रॉसहेयर खत्म नहीं है, बट हाँ साइड बाय साइड अगर कंपेयर करें तो। और इन दोनों सीपीयूज की परफॉर्मेंस में डिफरेंस कितना है वो तो आपको मैंने बता ही दिया। एक बड़ा डील ब्रेकर है MSI के साथ, वो है 16GB रैम, वो भी डुअल चैनल में। मतलब मेरे को MSI का सिस्टम समझ नहीं आता भाई, अपग्रेडेबिलिटी फैक्टर बिल्कुल ही एकदम बेकार हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि अगले दिन अगर आपको 32 जाना है तो दोनों 8GB की स्टिक्स आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। यहाँ पे लीजन में 32GB रैम मिलती है तो ये भी डुअल चैनल में, बट 32GB इज मोर देन इनफ, चाहे प्रोडक्टिविटी हो चाहे गेमिंग हो। और डिस्प्ले का डिफरेंस आता है, क्रॉसहेयर में IPS है 240 हर्ट्ज है, लेकिन लीजन में OLED है 165 हर्ट्ज है। बस यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो 5070 का है। अगर आप 3D Mark टाइम्स का स्कोर भी कंपेयर करो ना, तो 5070 13% बेटर परफॉर्म करता है 5060 के कंपैरिजन में। और वैसे दोनों जीपीयूज हैं 8GB VRAM वाले, 115 और TGP वाले, लेकिन अगर टेक्निकली कंपेयर करोगे CUDA कोर, RT कोर्स एंड टेंसर कोर्स में, तो 5070 के पास अपर एज है उसके अंदर। और अगर आपको और भी पैसे कम खर्चने हैं, 5070 वाला लैपटॉप चाहिए, सीपीयू भी अच्छा खासा मिल जाए, ओमेन का एक वेरिएंट आप देख सकते हो, 1.63 लाख का वेरिएंट है, जिसके अंदर RTX 5070 है। Ryzen 9 तो है लेकिन 8940HX है, 9955HX से कंपेयर करोगे तो डिफरेंस तो अच्छा खासा है मल्टी कोर में, बट स्टिल प्राइसिंग भी तो देखो 25,000 का डिफरेंस है। और अगर बिल्ड की बात करें तो लीजन डेफिनेटली बेटर बिल्ड के साथ आता है। ओमेन का झूलना काफी कम हो गया, बट स्टिल लीजन इतना ज्यादा नहीं झूलता। एंड ओमेन में 4 जोन RGB कीबोर्ड है, लीजन में 24 जोन है। और 5060 5070 जीपीयू का मैं डिफरेंस आपको बता ही चुका हूं। अब ओमेन में डिस्प्ले में एक मेजर कैच है, अभी भी अगर आप Amazon पे लिस्टिंग देखोगे ना, तो वहां पे 1200p 2K WUXJ लिखा है विद 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, और इसी ओमेन का हमने रिव्यू कर रखा है, उसमें 5060 था बेसिकली, बट वो 1600p 240 हर्ट्ज निकला था। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर ऐड कर दूं, निकला था, हो सकता है कि आप ये वाला ऑर्डर करो और ये 1200p ही निकल जाए। तो ये चीज थोड़ा कमेंट सेक्शन में आपस में डिस्कस कर लेना भाई, किसी ने ऑर्डर वगैरह कराओ 5070 वाला ओमेन। और इसके अंदर तो आपको पता ही है 1600p OLED 165 हर्ट्ज एंड बैटरी सिमिलर है, लीजन में 80 वॉट आवर और ओमेन में 83 वॉट आवर। एंड HP ने रैम में बहुत बढ़िया काम करा है, 24GB सिंगल चैनल दे रहे हैं अब ये सारे लैपटॉप्स के अंदर, चाहे वो विक्टस भी क्यों ना हो। और लीजन में 32GB डुअल चैनल है, वैसे दोनों ही नेक टू नेक अच्छा परफॉर्म करेंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे ओमेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये अभी की टाइम की प्राइसिंग बताई जितनी मैंने यूज करी है इस वीडियो में, बाद में प्राइसिंग चेंज हो जाए, SSDs एंड रैम्स की जैसे प्राइसिंग बढ़ रही है तो ऊपर नीचे हो सकता है, मेरे वर्ड्स चेंज हो सकता है। सो प्राइसेस में वेरी। और अगर इस लैपटॉप को कंक्लूड करते हैं, देखो लीजन सीरीज थोड़ी प्रीमियम साइड आती है, बिल्ड वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, थर्मल्स हो गए, एंड पोर्ट्स के मामले में तो बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करते। अगर पोर्ट्स जानने हो तो Pro 5i की एक बार दूसरी वीडियो देख लेना। और आपके जो भी थॉट्स है मेरे को बताओ कमेंट करके। आप लीजन यूज करते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो, और कोई लैपटॉप यूज कर रहे हो वो भी, और किसी लैपटॉप का रिव्यू चाहिए कमेंट सेक्शन भर डालो। हमारा तो डिमांड सप्लाई का काम है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो इसी बात पे कर ही दोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।